I can see the love and affection that you have for Neetu ma'am. So once again, good morning everybody, and I extend my heartiest welcome to all of you to KD campus discussion on SSC CGL 2017. I would like to extend my heartiest welcome to the chief guest of today's seminar, Gautam Puri ji, co-founder of Career Launcher. So for this discussion, we have with us today Neetu ma'am and Gautam Puri sir. Both of them will give you a proper guidance. But before we start, I want to say something about KD campus. Of course, इसमें बहुत सारे नए बच्चे होंगे. KD campus was established in 2015 March, and we have completed 2 years. And in 2 years only, we have spread to 7 states. 7 states में हम पहुंच गए हैं. And we have 26 centers right now. And कुछ कहते हैं कि ये तो magic है, miracle है. But what I feel that it is not magic or miracle. It is just because of Neetu ma'am's goodwill, hard work and dedication. और जब notification आया आपका, तो मैं नीतू मैम की बेचैनी देख रही थी कि जैसे हमें याद आ गया अपना बचपन. जब एग्ज़ाम्स होते थे तो मेरी माँ मुझे सुबह उठाती थी पढ़ने के लिए, और वो भी जागती थी क्योंकि मैं ना सो जाऊँ, इसलिए वो मेरे पढ़ने के लिए वो भी जागती थी. तो आपका जब नोटिफिकेशन आया, उस दिन से ये परेशान थी कि कब हम बच्चों को गाइड करें, प्रॉपर गाइडेंस दें. सो व्हाट आई फील दैट प्रोफेशनल ये बहुत नहीं है. शी हैज़ अ मदरली फीलिंग टुवर्ड्स ऑल ऑफ यू, एंड आई रियली अप्रिशिएट द फीलिंग दैट शी हैज़. और मैं केडी कैंपस में अफोर्डेबल फी में हम कोचिंग देते हैं आपको. और मैं कुछ नीतू मैडम के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी आपको. सिर्फ मैं आपको एक उनका इंट्रोडक्शन, द अप्स एंड डाउन्स जो उनके लाइफ में आया, एंड द वे शी हैज़ कम अप, इट इज़ अ रियल इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. So I would like to ask my representative to play that video. So please have a look. You will get the introduction of Neetu ma'am.
believe only I was playing this video. In the meanwhile, I request Neetu ma'am to please welcome Gautam Puri sir by presenting a bouquet, please. Next, I request the senior CEO of KD Campus, Dr. R.K. Chaudhary, to please welcome Gautam Puri sir by presenting a bouquet. Thank you, sir. Now we should start the discussion on SSC CGL 2017. For this, I request Neetu ma'am to please come and start the session. पढ़ लो, ठीक से पढ़ लो आप। मैं ये सेमिनार मैंने सिर्फ इसलिए बुलाया है मेजर 2 कारणों से। एक तो सबसे पहला जो मेरा मोटिव था सेमिनार बुलाने का वो ये था कि क्योंकि केडी कैंपस को क्वालिटी पर बहुत हम एम्फसाइज करते हैं। केडी कैंपस में शुरू से मेरा विचार सिर्फ यही रहा है कि केडी कैंपस में हमारा हमेशा विचार रहा है कि हम बेस्ट क्वालिटी दे पाएँ। और हम जब 7 स्टेट्स में पहुंचे हैं, देन आई रियलाइज्ड कि ठीक है, वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू गिव द बेस्ट क्वालिटी टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑल अक्रॉस, आई कैन से अक्रॉस इंडिया। लेकिन हम ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए हमें लगभग हर स्टेट में जाना पड़ेगा, और हर स्टेट में, हर सिटी में, हर मेजर सिटी में या स्मॉल टाउन में सेम क्वालिटी मेंटेन नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज मैं यहाँ पर फॉर्मली अनाउंस कर रही हूँ कि फॉर VSAT प्रोग्राम, नॉट फेस टू फेस, VSAT प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया, वी आर गेटिंग एसोसिएटेड विथ करियर लॉन्चर, एंड करियर लॉन्चर हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर E10। सो द E10 कंपनी के पास VSAT प्रोग्राम था, VSAT पूरा टेक्नोलॉजी था, एंड दैट टेक्नोलॉजी इज़ वेरी एडवांस्ड। जो टेक्नोलॉजी अब इस्तेमाल होता है उसमें किसी भी तरह का कोई एनवायरनमेंट का या जो कहते हैं क्लाइमेटिक जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उसके कोई असर नहीं पड़ता, कोई नेटवर्क पे वो डिपेंड नहीं करता। इसीलिए जो दिल्ली में हमारे क्लासरूम में टीचिंग चलेगा, किसी एक क्लासरूम में जहाँ पे टीचिंग चलेगा, वही ऑल ओवर इंडिया हम लोग ट्रांसमिट करेंगे। और आप बहुत कई लोग आए होंगे छोटे शहरों से, मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द कि एक तो दिल्ली आने से पहले समस्या होती है घर वालों को समझाना, दूसरी बात जब दिल्ली आते हो तो यहाँ पर खर्च जो होता है वो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट की फीस से 7-8 गुना ज़्यादा तो आपका रहने में खर्च हो जाता है। इसीलिए नाउ यू विल बी इन योर टाउन एंड वी विल बी देयर for your benefit and to make you the जो कहा ना आप लोग इंस्पेक्टर बनने वाले हो, वही इंस्पेक्टर आपको वहीं बिठा के बनाएंगे। और एक कहा जाता है कि आप सक्सेसफुल तब होते हो जब आपके रोल मॉडल्स आपके कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं, है ना। और मेरे जो रोल मॉडल थे ये इन दिस इंडस्ट्री में आज मेरे पार्टनर हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। क्योंकि करियर लॉन्च में मुझे याद है कि जिस समय करियर लॉन्च मैं यहाँ पे दिल्ली में घूम घूम के ट्यूशन पढ़ा रही थी, उस समय करियर लॉन्चर MBA एंड क्लास वगैरह के फील्ड में एकदम इनका बोलबाला था। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये एसोसिएशन के साथ, क्योंकि कहते हैं जब आप एबल एंड कैपेबल लोगों के साथ हाथ मिलाते हो तो आप तरक्की करते हो। आपका पतन तब होता है जब इनकैपेबल लोगों के साथ हाथ मिला लेते हो, तो आपकी जो काम करने की क्षमता होती है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि आधा से अधिक टाइम तो आपको एक्सप्लेनेशन देने में लग जाता है कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। अगर आप काम करते हो आपसे गलतियां होगी, काम करो, गलतियां करो और ज़िंदगी में सीखते रहो, मेरा यही मानना है। और मुझे हमेशा एक ही चीज़ फीलिंग आता था कि अगर मैं हार गई तो मेरे स्टूडेंट्स मुझे किस तरह से लेंगे और क्या सोचेंगे, और कभी ये भी नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि बस एक जुनून था कि मुझे खुद को साबित करना है।
आज प्राउडली मैं फील करती हूँ, बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि मैंने अपने आप को साबित कर दिया। अब आपकी बारी। और मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे यही है कि मुझे ये सुनना ना पड़े कि केडी कैंपस में पढ़ा, सब कुछ कराया बेटे को और उसका नहीं हुआ। मुझे ये सुनना बिल्कुल गवारा नहीं। सेकेंडली, मुझे उस दिन बहुत खुशी महसूस होती है जब फेलिसिटेशन प्रोग्राम होता है और कोई फादर की आंख में मैं आंसू देखती हूँ खुशी के। बस उसी दिन महसूस होता है कि मेरा जीना सार्थक हो गया है। और वो खुशी मैं आपके पेरेंट्स की आंखों में देखना चाहूँगी। सही बताऊं, आपको उससे अधिक खुशी कभी महसूस नहीं होगी जिस दिन आपको महसूस होगा कि आपके पेरेंट्स आप पर प्राउड फील कर रहे हैं। उसका सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टेप है कि आप फॉर्म सही तरीके से भरोगे। आपको पता ही है आपको फॉर्म सही तरीके से भरना पड़ेगा और वो मेरा पूरा गाइडेंस मैं आपको करना चाहती हूँ अप टू कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरोगे। देखो, पहले जो पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाता था, स्टूडेंट्स को अराउंड 32 पोस्ट भरते थे वो, और उसके बाद वो उसमें मिस्टेक्स करते थे, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हो तो बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं होते हो, इसीलिए आप मिस्टेक्स करते हो। मेरा कहना है कि इस बार एसएससी ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने फॉर्म भरने में आपको पहले आपसे नहीं मांगा है। उन्होंने कहा है कि अभी तो फिलहाल आप वो ABCD में ऑप्ट करोगे और उसके बाद एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप अपने सारे पोस्ट भरोगे जो आप इंटरेस्टेड हो। ध्यान रखना, कुछ पोस्ट में साफ साफ बताया गया है कि फिजिकल जो इनकेपेबिलिटी होती है आपकी वो कौन कौन सा है जो बिल्कुल डिज़ायरेबल नहीं है, जो आप नहीं भर सकते हो। लेकिन हम में से अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि हम में से कौन कलर ब्लाइंड है और कौन नहीं है। इसीलिए ये कलर ब्लाइंडनेस आपके कई पोस्ट में है जो नहीं है कि आप नहीं भर सकते हो, और उसमें 2-3 पोस्ट है जो बहुत ही कवेटेड पोस्ट है। इस बार तो उसमें स्टार डाल दिया है, लेकिन जैसे सेंट्रल एक्साइज, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव, इन सब में पिछले साल अलाउड नहीं थे कलर ब्लाइंड, और ये सब चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी काम आएगा। उस समय आपको काम आएगा जब आप अपने ये भरोगे कि आपकी चॉइसेस क्या है। हम लोग एसएससी में आप लोग को देखा है मैंने कि आप लोग बेसिकली क्या करते हो ना, गलती कर देते हो फॉर्म भरने में और उसके बाद हर्जाना लास्ट तक भरते हो। आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके OBC सर्टिफिकेट का, आपके फिजिकल स्टैंडर्ड का और आपके मेडिकल में आप वो उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, उसके लिए भी फॉर्म जब भरते हो बहुत ध्यान से भरना। और इसीलिए मैं इस बार कोशिश कर रही हूँ कि हमारे जो केडी कंप्यूटर का लैब है उसमें भी मैं थोड़े एफिशिएंट लोगों को बिठा रखा है कि आप लोग थोड़ा सा हेल्प करो स्टूडेंट्स को। इफ़ दे वांट टू फिल अप फ्रॉम हियर दे कैन फिल अप फ्रॉम केडी कंप्यूटर लैब ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। आ जाओ, इस बार मैं आपको समझा दूँ कि कुछ न्यू पोस्ट का इंट्रोडक्शन हुआ है इस बार, जिसमें सबसे पहला जो आपका है कि एक AO का पोस्ट तो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था, आपको पता होगा, है ना, और वो 4800 स्केल का इंट्रोडक्शन हुआ था लास्ट ईयर। उसके अलावा फिर एक AAO का इंट्रोडक्शन हुआ है इस बार, और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, दोनों AAO हैं। इस बार ये दोनों पोस्ट हैं, जिसमें जो इस बार नया पोस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें 100 सीट्स हैं और जो पिछले साल का पोस्ट था उसमें 600 सीट्स से। ध्यान रखना, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अभी वैकेंसी कम है, इसमें 0 वैकेंसी है, वो 0 वैकेंसी नहीं है। जब तक डिपार्टमेंट से वैकेंसी नहीं आ जाता, या तो स्टार डालना चाहिए उनको, लेकिन वो 0 डाल देते हैं, तो दैट इज़ देयर मिस्टेक, क्योंकि वो बहुत आपको गलतफहमी में रखना नहीं चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि ये वैकेंसी आगे इंक्रीज करती जाएगी। अभी हम लोगों ने एक RTI फाइल करवाया था, उसके जो रिप्लाई आया था, इट इज़ अराउंड 4500-4600 प्लस सीट्स अभी दिखा रहा है। लेकिन ये हर स्टेज के बाद, हम Tier 1 के बाद, Tier 2 के बाद, Tier 3 के लगभग भी हम RTI डालते रहेंगे और आपको सीट्स की जानकारी देते रहेंगे कि सीट्स कितना इंक्रीज़ हुआ है, और ये सारे सीट्स अभी इंक्रीज़ होंगे, ये आप लोग निश्चिंत रहो। सेकेंडली, इसमें जो नया पोस्ट और आया है, एक असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज भी आया है जो 4600 स्केल का है।
इसमें मिनिस्ट्रीज़ अभी आउट नहीं किया उन लोगों ने, कौन कौन से एडिशनल मिनिस्ट्रीज़ ऐड किए हैं वो भी हम थोड़े दिनों में आपको बता देंगे। यानी ये 3 पोस्ट हुआ। 4th है एक पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। पहले टैक्स असिस्टेंट और सेक्शन ऑफिसर का पहले अलग से एग्ज़ाम होता था और उस समय के भी कुछ क्वेश्चन पेपर्स है जो हमने अपने वॉल्यूम 1 में डाले हुए हैं। मोस्टली सारे के सारे वहाँ के उस समय के क्वेश्चन पेपर्स जो ऑब्जेक्टिव के थे वो हम डाले हुए हैं। तो सेक्शन ऑफिसर उस समय पोस्ट था, उसके बाद वो पोस्ट हटा दिया गया। अब फिर से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एक 4600 स्केल का इंट्रोड्यूस किया गया है। एक और न्यू पोस्ट है जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है। असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट ये 4200 के स्केल का है। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, अभी आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि अब ध्यान से सुन लो। मैं सारा कंपाइल करके आज शाम या कल शाम तक, क्योंकि आज तो मैं टाइप नहीं करा पाऊंगी, कल शाम तक मैं फेसबुक में भी डाल दूँगी ये सारा। जो 4 न्यू पोस्ट है वो एक AO का है, एक असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज़ का है, एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है और एक असिस्टेंट ओब्लिक सुपरिटेंडेंट करके पोस्ट है, जिसमें AAO 4800 स्केल का है, जो असिस्टेंट और ASO है 4600 का है और जो असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट जो है ओब्लिक सुपरिटेंडेंट वो 4200 का है। इस बार कंपाइलर एंड CBC का पोस्ट नहीं है उसमें, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके अलावा DOPT का बहुत पहले से ही एक नोटिस जारी था कि जो भी 4600 4200 के स्केल के ऊपर का जो पोस्ट होगा, खासकर 4600 के लिए, तो क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि एज लिमिट 30 इयर्स होनी चाहिए। लेकिन ये लोग आज तक SSC अपने ही चलाते आए थे, 27 इयर्स रखे हुए थे। लेकिन इस बार कुछ स्टूडेंट्स जागरूक थे, उन्होंने इस नोटिस को निकाला भी, और मैंने पहले ही कह रखा था कि अगर ऐसा कुछ होता कि वो नहीं करते हैं तो आप सिर्फ एक हियरिंग में ही ये केस ख़त्म हो जाएगा। आप कर सकते हो, क्योंकि एज लिमिट जब सरकार की तरफ से ये आदेश है तो फिर वो कैसे नहीं कोई डिपार्टमेंट मानेगा। लेकिन ये इस बार इन लोगों ने ये बात समझ ली थी और ये कुछ SSC के ऑफिसर्स की नज़र लगता है मेरे फेसबुक पे काफ़ी रहती है, खासकर उस दिन जिस दिन एग्ज़ाम रहता है, क्योंकि मैं भी बिल्कुल फिराक में रहती हूँ कि बस आउट करो पेपर और मैं डालूँगी। और उस दिन मैं जनरली इनबॉक्स में नहीं रहती हूँ, व्हाट्सएप में तो रहती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है दिन भर नहीं देखा, शाम को देखा। लेकिन उस दिन मैं हर पल सीधा मैसेंजर टू व्हाट्सएप टू मैसेंजर, यही चलता रहता है मेरा। बस एक चिट आ जाए और वो एग्ज़ाम में कैंसिल, क्योंकि मेरा है एक ही चीज़ मानना, मेरे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और इन मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स को छोड़कर कोई और सीट ले जाए ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और ऐसा नहीं है कि बाकी कुछ जो लोग हैं यहाँ पे कहते हैं कि नीतू सिंह के पास ही पेपर क्यों आता है। मैं क्या बताऊँ कि पेपर तो बेटा आपके पास भी आता है, ठीक है। अब हिम्मत नहीं दिखा पाते हो तो मैं क्या करूँ, ठीक है। सो बेसिकली हिम्मत दिखाने के लिए मर्द होने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो इस बार भी मेरी नज़र बिल्कुल पूरी कंप्लीटली ऐसी पूरे कंप्लीट सब चीज़ों पे होगी। और पोस्ट ऑफिस का एग्ज़ाम का भी पेपर लीक हुआ है, उसके बाद MTS का भी लीक हुआ है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि CHSL MTS अरे ठीक है, छोटे मोटे एग्ज़ाम है, छोटे मोटे लोगों को देने दो, उनका ये मानना है। मेरा कहना है जब तक मेरा स्टूडेंट इंस्पेक्टर नहीं बन जाएगा तब तक CHSL क्या खराब है, ठीक है। कम से कम नौकरी मिल जाएगी तो शादी तो हो जाएगी, रिश्ता मिलेगा देख के आप लोग का जो दिल का वो निकला ना फीलिंग, तो मैं समझ गई कि आप क्या चाहते हो, है ना। पहले नौकरी मिल जाए उसके बाद तो कोई पूछेगा। चलो आगे सुनो। इंस्पेक्टर पोस्ट में जो इनकम टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज है, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर है, ये सारे के सारे जो थे पहले 21 से 27 साल था और ये सारे 30 ईयर्स कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर जो CBN में था पहले 18 से 27 साल, वो अब पहले 18 से 25 था, अब वो 18 से 27 साल को कर दिया गया है इसमें, ठीक है। नो आइडिया CPUSI में एज क्यों नहीं बढ़ाया, जबकि CPUSI में भी क्लियर कट वही सेम नियम लागू होता है और वो है पे स्केल का। अगर पे स्केल इतना है तो एज इतना होगा, वो क्लियर इंस्ट्रक्शन है DOPT का। नहीं पता ऐसा क्यों है, हालांकि DOPT में वाले ने मुझे बुलाए हुए हैं कि जरा आ जाइए जाने कि आपके पास पेपर कैसे आता है। मैंने कहा मैं आती हूँ, ठीक है।
तो उनके साथ मेरी मुलाकात कल की है, लेकिन कल इन लोगों ने कुछ इंतज़ाम किया हुआ है मेरे बर्थडे का, तो पता नहीं कल मैं जा पाऊंगी कि नहीं। चलिए एक दिन पहले कैसे पता हो जाऊं मैं जबरदस्ती का। अब आओ और मेरी बात सुनो। जो एज रिलैक्सेशन के लिए, सुनो, एज रिलैक्सेशन के लिए आप लोग जो ओबीसी के सर्टिफिकेट के लिए पंगा करते रहते हो कि मैम मेरा इस डेट का नहीं, उसके बाद बनाया है, फ्रैंकली बताएं आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा बाद में। आप या तो जनरल काउंट होगे या तो फिर उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। इसीलिए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो एसएससी के साइट पे दिया है, उस फॉर्मेट पे आपको ऑन दैट डेट, जो डेट में कहा है कि इस दिन, वो डेट उन्होंने कहा है 16/6/2017 को, इस डेट को आपको उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे नॉन क्रीमी लेयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो यू विल बी काउंटेड जनरल। इसीलिए आप लोग अगर ओबीसी हो और अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, वॉट एवर, एसटी एससी ओबीसी कुछ भी हो, आपको उस डेट का आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आओ, क्वालिफिकेशन जो एएओ का बताया है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं हमें वो होना ही चाहिए जो क्वालिफिकेशन बताया है। ध्यान रखना, उसमें ग्रेजुएशन इज एसेंशियल, वो तो जानते हो आप, लेकिन डिज़ायरेबल की बात किया है। डिज़ायरेबल की, डिज़ायरेबल का मतलब है कि अगर आपके पास ये हुआ आपका क्वालिफिकेशन तो आपको वो ज़्यादा वेटेज देंगे, अगर नहीं हुआ तो भी आप एलिजिबल तो हो, लेकिन डिज़ायरेबल फर्स्ट चॉइस उनका वो रहता है जिनके पास वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसीलिए जो ए में आपका 2 पोस्ट है 4800 का, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर, वो ध्यान रखना आप लोग कि इन दोनों पोस्ट के लिए आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो मेंशन है। अगर आप इसके लिए ज़्यादा ही सीरियस हो तो, अगर ज़्यादा सीरियस नहीं भी हो, भरना चाहते हो क्योंकि सबसे अच्छा स्केल का है तो भर दो, अच्छा करोगे एग्जाम में तो आपके लिए रास्ता खुला है। वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं हो, सिर्फ डिज़ायरेबल है। इसीलिए 4800 स्केल का जो होता है वो सबसे फर्स्ट चॉइस होता है स्टूडेंट का, सीइंग द स्केल। एक सी में जो है वो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, पहले भी ये था और इसका नाम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर था। उसमें याद रखना ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स विथ मैथ्स होना चाहिए 12 के लेवल का, और नहीं तो उसके अलावा अगर ये नहीं है तो ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में विद स्टैट्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज ऑप्शनल, ये आपको डिग्री लेवल तक का होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन अगर आप मीट कर रहे हो, ये डिज़ायरेबल नहीं है, एसेंशियल है, ध्यान रखना। तब आप सी भर सकते हो, नहीं तो सी नहीं भर सकते। ए आप मन है तो भर दो। अगर कई बार लोग कहते हैं कि नहीं भर तो दिया था लेकिन तैयारी नहीं हुई तो क्या छोड़ सकते हैं, तो आप छोड़ सकते हो। एग्ज़ाम अगर नहीं दोगे तो ऐसा नहीं है कि एकदम इनएलिजिबल हो जाओगे किसी भी पोस्ट के लिए, आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। बाकी जितने हैं सबके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री आपके लिए ज़रूरी है। पिछले साल जनवरी था, 1 जनवरी था, इस बार 1 अगस्त है जिस दिन आपके पास डिग्री होना चाहिए। इसलिए अपियरिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 अगस्त 2017 तक आपके पास डिग्री होना चाहिए। इसके पहले का नहीं तो इस दिन तक का चलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं पिछले साल तो जनवरी था, तो देखो पिछले साल भी हम लोगों ने ज़बरदस्ती करवाया था, ठीक है, और उस समय भी उन लोगों ने वार्न कर दिया था कि अब अगले बार से नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों का एक बहुत पहले नोटिफिकेशन निकला था कि अगर फर्स्ट हाफ में एग्ज़ाम होगा तो जनवरी कंसिडर होगा, सेकेंड हाफ में एग्ज़ाम होगा तो अगस्त कंसिडर होगा। ये बहुत पहले का निकला हुआ है, इसीलिए इसमें इस बात पे कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, इसमें फिर से एक मीटिंग होने वाली है, शायद हमारे पक्ष में कुछ निकल जाए, ठीक है। इसीलिए आज जो हमने ये मुझे लगता है आपको ये लाइव वीडियो में आ रहा होगा। सो इसमें अगर आपका कुछ अगर चाहते हो कि मैं अगर जा ही रही हूँ DOPT तो मैं कहूँगी ठीक है, मैं तो हेल्प करूँगी आपके इन्वेस्टिगेशन में, जरा मुझे भी हेल्प करो, ठीक है। तो आप लोग की कुछ अगर डिमांड हो ऐसा रिलेटेड टू एज एंड ऑल, तो मैं वहाँ कल जाके रख सकती हूँ उनसे मिलके। बाकी तो लास्ट से तो उन्हीं का होगा कि वो क्या करते हैं। CPT पहले CSS में था, फिर CPT MEA और CSS में मेंशन हुआ। अब ध्यान रखना CPT
कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कितने में ज़रूरी हो गया है, ध्यान दो। MEA में, CSS में, जो सेंट्रल एक्साइज का इंस्पेक्टर का पोस्ट है, प्रिवेंटिव का इंस्पेक्टर एंड एग्जामिनर, सेंट्रल एक्साइज, प्रिवेंटिव, एग्जामिनर, तीनों के इंस्पेक्टर के लिए ज़रूरी हो गया है। असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नया पोस्ट है, उसके लिए ज़रूरी है। और एक असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इनके लिए CPT ज़रूरी है। इसीलिए ये सारे पोस्ट के लिए आपको CPT का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो बाद की बात है, अभी की बात नहीं। इसीलिए ये सब हम लोग टेंशन लेते हैं जब Tier 2 कंप्लीट हो जाता है तब। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम में क्या है, Tier 1 Tier 2 ऑनलाइन होगा, इंग्लिश हट जाए, ठीक है ना। अब उनको ये नहीं पता है इंग्लिश हट जाए तो कोई बात नहीं, मैं तो खुश होती कि चलो अब पूरी तरह से मैनेजमेंट में आ जाऊंगी। उसके बाद तो और परेशान करती सबको, अभी तो पूरी तरह से मैनेजमेंट में नहीं हो तो परेशान है लोग मुझसे, ठीक है। तो कुछ लोग इस उम्मीद में थे कि इंग्लिश हट जाएगा। मुझे इन लोगों का रवैया देख के याद आ जाता है अपना स्कूल टाइम, जब मैंने 8th स्टैंडर्ड में वाइस प्रिंसिपल से मैंने पंगा ले लिया था बुरी तरह से। तो हुआ क्या कि सोलो डांस कंपटीशन में मैं फर्स्ट आती थी, उन्होंने क्या किया, सोलो डांस कंपटीशन ही बंद कर दिया, ठीक है, कि अब सोलो डांस का कंपटीशन होगा ना, इसका कोई फर्स्ट आना होगा। तो मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पर होता है ना कि मार्केट से आउट करना मुश्किल है, बस इंग्लिश बंद हो जाए, ठीक है। किसी एक उससे फेसबुक में आईडी से किसी से आया था कि जब मैंने वो MTS का पेपर डाल दिया फेसबुक में कि आप खुराना साहब आपको नहीं छोड़ेंगे, आप इंग्लिश तो हटा के ही रहेंगे। तो मैंने कहा धोनी देखा है, उसी में मैंने जवाब दिया था धोनी देखा है, उसका डायलॉग था कि नौकरी के लिए क्या आउट हो जाए। तो हमारा भी वही रवैया कि ठीक है, अगर आप अपने सिस्टम को सुधार ले देन आई एम योर फ्रेंड। अगर सिस्टम नहीं सुधरेगा तो आईना दिखाने के लिए कोई तो चाहिए ना, सब चापलूसी करने वाले चलेंगे रहेंगे तो फिर वो ठीक नहीं होता। अब आइए, आपको पता ही है स्टैटिस्टिकल के लिए अलग से पेपर होगा और आपका एक GS का पेपर होता है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, AO के लिए उसका अलग से होता है। इन दोनों की बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, इसीलिए अभी फ़िलहाल अगर आप रफ देखना चाहोगे तो वो आप लोग बुक परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोचिंग का इंतज़ार कर रहे हो कि इसका कब बैच शुरू होगा, तो मैं आपको यही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आप प्री के पहले ही अगर उसका लेना चाहते हो तो ज़रूर मेरे रिसेप्शन पे अपना नाम और नंबर विद जो कोर्स लेना चाहते हो लिखवा दो। अगर हमारे पास ठीक ठाक उसमें आगे इंक्वायरीज तो हम वो शुरू कर देंगे अभी ही। अगर ठीक ठाक इंक्वायरीज अभी नहीं आते हैं तो हम हमेशा मेंस के बाद तो शुरू करते ही हैं, पिछले साल भी शुरू हुआ था। Tier 3 में पेन एंड पेपर मोड ठीक है। देखो एक चीज़ है, इस बार लिखा हुआ है कि पेपर 1 जो होगा 10th स्टैंडर्ड का होगा, पेपर 2 जो होगा 12th स्टैंडर्ड का होगा। देखो पेपर 2 जो होता है 12th स्टैंडर्ड का, सिर्फ मैं कह सकती हूँ ये जो AO का पोस्ट है ना उसके लिए कह सकते हैं, और ये स्टैट्स का जो पोस्ट है उसके लिए 12th लेवल का कह सकते हैं। अदरवाइज मैथ्स 12th लेवल का नहीं आता आपको पता ही है, मैथ्स का एक ही स्टैंडर्ड फिक्स्ड है जो आप जानते हो अच्छी तरह से। और पेपर 3 कहा है ग्रेजुएशन लेवल का है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि भूकंप कब हम लोग को ग्रेजुएशन लेवल पे लिखने आया हो ऐसे, ठीक है। अब आप देखिए CHSL में स्वच्छ भारत अभियान आया है और ग्रेजुएशन लेवल में भूकंप आया है। तो मैं आपको बता दूं वो खुराना साहब शॉक देने में माहिर हो गए हैं, लेकिन किया उन्होंने बिल्कुल सही है। उसका रीज़न ये है कि अगर आपको इंग्लिश लिखनी आती है ना तो आप ठीक ठाक लिख लोगे अर्थक्वेक पे भी, क्योंकि अर्थक्वेक के बारे में आपको जानकारी तो होगी ही, लेकिन अगर ठीक ठाक नहीं है आपकी इंग्लिश तो नहीं लिख पाओगे। इसीलिए उन्होंने बहुत रैंडम टॉपिक उठा लिया जो आप गेस नहीं कर सकते थे, लिखना आता है तो लिख लोगे, इसलिए इंग्लिश बहुत सही कर लो। एक आप लोग जो फॉर्म भरोगे ना, चाहे CPO का फॉर्म भरे होगे, तो उसमें आपने एक पॉइंट देखा होगा कि क्या आप इंटरेस्टेड हो अपने जो डिस्क्लोज करने के लिए अपना कंप्लीट डिटेल, उसमें मैं ये सजेस्ट करूँगी कि येस डाल दो। येस डालने से क्या होगा कि आपका पूरा कंप्लीट डिटेल विथ योर नेम, फादर नेम एक्सेट्रा, वॉट एवर डिटेल यू हैव फिल्ड इन दैट, एंड उसके अलावा आपके जो मार्क्स होंगे वो, उसके अलावा जो आपका रैंक होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में वो अपने साइट पे डाल देंगे। अगले साल से जो NCS लागू हो रहा है उसमें वो हेल्प करेगा, क्योंकि वो जितने अनएम्प्लॉयड पीपल हैं उनके ग्रेजुएशन है कि 12th है कि 10th है उसके हिसाब से अलग अलग
उनका डेटा बन जाएगा और उसके बाद जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, डिफरेंट डिपार्टमेंट उससे ही वो उठा लेंगे आपके मार्क्स के साथ कि अच्छा ये लड़के का इतना मार्क्स है, तो जितने भी इतने कट ऑफ वाले हैं उनके लिए टियर 2 वो लगा देंगे, क्योंकि अगले जब NCS लागू होगा तो टियर 1 जितने ग्रेजुएट लेवल के होंगे सारे एग्जाम्स एक ही साथ होंगे और टियर 2 फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। इसीलिए उसमें आपका पूरा कंप्लीट डेटा हो जाएगा, क्योंकि अब कहाँ तक सीरियस है ये गवर्नमेंट हमें नहीं पता, लेकिन अगर किसी गवर्नमेंट को टिकना है लंबे समय तक तो उनको सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके युवा वर्ग एम्प्लॉयड हो। और इस सरकार को भी ये समझना पड़ेगा, लेकिन ये जो डिले करते जाती है तो वो एक फीलिंग आता है मुझे कि डिले करते जाती है ना कि जितना डिले होगा उतना सरकारी पैसा बचेगा। तो यहाँ तो ये हालत होगी कि बेटा तुम भी बेरोजगार मैं भी बेरोजगार, चलो दोनों दुकान खोले, मैं तुम्हारा खरीदूंगी तुम मेरा खरीदो। बस ये सिस्टम नहीं चलेगा ना। अगर आप चाहोगे कि सरकारी पैसा बचाए हम गवर्नमेंट जॉब्स कम करके, तो वो गवर्नमेंट नहीं टिकती है, क्योंकि युवा वर्ग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो इसीलिए अगर इस सरकार को लंबे समय तक चलना है तो इस चीज़ को जो NCS है उसको सही ढंग से लागू करना पड़ेगा। और आप लोग इस मामले में यस कर दोगे, क्योंकि तब आपका डेटा पूरा डिस्क्लोज हो जाएगा और उसके बाद पता नहीं हो सकता है बड़े अच्छे जो कंपनीज होते हैं सेल वगैरह अगर उनको ज़रूरत पड़ेगा तो शायद उसी डेटा से उठाए वो आगे जाके। तो देखते हैं आगे क्या होता है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद आप लोग जब फॉर्म भरते हो ना उसमें आधार कार्ड नंबर डाल दोगे ना तो थोड़ा जल्दी रिड्रेसल हो जाएगी, आपके जो ग्रीवांस होंगे उसका वो ध्यान रखना। पिक और सिग्नेचर का ध्यान रखना। पिक आपका जो साइज दिया है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए और सिग्नेचर रनिंग हैंडराइटिंग में होता है, आपका शुरुआत कैपिटल लेटर से होता है लेकिन हैंडराइटिंग रनिंग होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। और पिक और आपका सिग्नेचर ब्लर्ड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम इस बार हो रहा है कि हम जैसे सेकंड फॉर्म भरना चाहते हैं सेम डेट ऑफ बर्थ नेम ऑफ फादर नेम डालते ही वो पूरा खुल के वही आ जाता है, हम नहीं भर पा रहे हैं। तो इसका हमें लगता है कुछ ना कुछ तोड़ तो SSC निकालेगी। हालांकि इस चीज़ को मैं जब मिलूंगी तो मैं भी इस चीज़ को रखने की कोशिश करूंगी कि इसका कोई तोड़ निकाला जाए कि अगर गलती हो गया है तो स्टूडेंट कैंसिल करके फिर दोबारा आप पैसा ले लीजिए, आपने तो पैसा काट ही लिया है लेकिन दोबारा भरने का ऑप्शन इसमें ओपन होना चाहिए जो हमारा विचार से, इसीलिए उसके लिए मैं ये रख दूंगी। अब आओ जो कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसीलिए सबसे पहले जैसे पिछले बार हम लोगों ने हेल्थ कैंप किया था तो उसमें अलग से कलर ब्लाइंडनेस का एक वैन ही खड़ा कर दिया था जिसमें कलर ब्लाइंडनेस स्टूडेंट्स का चेक हो रहा था। मेरा मानना है कि आप लोग जाके हॉस्पिटल में अपना कलर ब्लाइंडनेस चेक बीच में ही करवा लेना। हालांकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मेडिकल बहुत बाद में होता है और अगर उसमें छटोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और कलर ब्लाइंडनेस हमें पता भी नहीं होता कि हम हैं। पिछले साल 6 पोस्ट में कलर ब्लाइंडनेस था, लेकिन इस बार उन्होंने इंक्रीज करके सबसे पहले जिसमें एकदम कह दिया है कि कलर ब्लाइंड अप्लाई नहीं कर सकते हैं वो 13 पोस्ट हो गया है। और जिसमें स्टार लगा दिया है कि हाँ इसमें कलर ब्लाइंड होंगे कि नहीं होंगे रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट बताएगी, उसमें मुझे अच्छे से पता है कि उस स्टार वाले लिस्ट में सेंट्रल एक्साइज, प्रिवेंटिव और एग्जामिनर में कलर ब्लाइंड अलाउड नहीं है, इसीलिए पिछले साल तक तो नहीं था। जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है IB में, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, CBI में SI, असिस्टेंट इन CAT, असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, असिस्टेंट इन वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, असिस्टेंट टेक्सटाइल्स, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, SI जो CBN में, और UDC का 3 मिनिस्ट्री में, एक तो सेंट्रल एक्साइज के डिपार्टमेंट में, कोल में, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में, इसमें कलर ब्लाइंड अलाउड नहीं। उसके अलावा जिसमें उन्होंने कहा है कि जो डिपार्टमेंट से आप पूछेंगे वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर DOPT में, उसके बाद MEA में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। पिछले साल इसमें कलर ब्लाइंडनेस का नहीं था, इसमें कलर ब्लाइंड अप्लाई कर सकते थे, इस बार स्टार लगा दिया है। सेंट्रल एक्साइज, प्रिवेंटिव एंड एग्जामिनर, इन 3 में जो लास्ट ईयर में था वो था कि कलर ब्लाइंड अप्लाई नहीं कर सकते। CBN में इंस्पेक्टर पोस्ट, NIA में सब इंस्पेक्टर, ऑडिटर जो है ऑफिसर्स अंडर CGDA, ऑडिटर अदर मिनिस्ट्री एंड टैक्स असिस्टेंट CBDT,
टैक्स असिस्टेंट CBEC, इनमें उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल जो कलर लाइन है वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो डिपार्टमेंट क्या बोलती है। अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आ जाऊँ कि आप जब फॉर्म भरते हो, फ़ोटो का ध्यान रखोगे, उसी साइज़ में होना चाहिए जो साइज़ मांगा है। सिग्नेचर का ध्यान रखोगे, उसी साइज़ में होना चाहिए जो साइज़ मांगा है। पूरा कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए। आपका जो पिक है और सिग्नेचर है, कई बार आपको झांसा दे दिया जाता है, आप जाते हो SSC ऑफिस और वो सीधा कह देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा, ठीक, अभी एग्ज़ाम दो। आपको मैं बता दूँ, मेरा स्टूडेंट CPUSI का प्री हो गया, मतलब इनफैक्ट जब फिजिकल में गया है ना, जब फिजिकल में गया है तो कहा है कि ये जो पिक लगी हुई है लड़की की है, तुम थोड़ी हो। तो उसने कहा कि इसके लिए मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने कहा था बाद में ठीक कर देंगे, अभी आप एग्ज़ाम वगैरह दीजिए। उन्होंने कहा कि ये पहले ठीक कराना चाहिए था, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। तो आप सोच सकते हो उस स्टेज तक पहुँच के फिर आपको प्रॉब्लम होता है। सो इट्स बेटर कि पहले आप ये सब का ध्यान रखो, और अगर प्रॉब्लम होता है तो मेल डालो, ग्रीवांस डालो। और आप जब एग्ज़ाम देने भी जाते हो तो ध्यान रखना, अगर आपके कंप्यूटर में या आपके सेंटर में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लिख के दोगे नहीं, लिख के दोगे वहाँ का जो हेड होगा उससे सिग्नेचर करवा के स्टूडेंट्स आपस में फ़ोटोकॉपी करके बांट लोगे। क्योंकि आप एग्ज़ाम देने के बाद आते हो, कहते हो कि नहीं हमने तो लिख के दिया था, SSC सीधा कहते हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, और वो सीधा आपको भगा देगी। अगर आपके पास लिखित कुछ भी रहा ना तो SSC को सुनना पड़ेगा, और नहीं सुनेगा अगर कोई ऑफिसर तो आप केस कर सकते हो। इसीलिए आपके पास लिखित होना चाहिए कि आपके सेंटर में प्रॉब्लम हुआ है या आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम हुआ है। सेकेंडली, इस बात को लेकर अगर कोर्ट जाओगे तो वही प्रॉब्लम होगा जो इस बार हुआ है। द रीज़न इज़, जब स्टूडेंट्स का ये वॉल्यूम है एग्ज़ाम देने वालों का, तो आपको पता ही है कि प्रॉब्लम होगा ही होगा, कंप्यूटर मोड में प्रॉब्लम होता है। तो जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है उनको मौका दिया जाएगा ना, ये थोड़ी कि पूरा का पूरा एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि आप लोग वहाँ पर आपके टीचर नहीं बैठे हैं इन्विजिलेटर के रूप में, वो टीचर्स नहीं हैं। इसीलिए आप लोग को उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अरे क्या बोलेंगे, क्या सोचेगा। आप स्ट्रेट अवे उन पर एकदम ये रहो, हावी रहो। अगर आप फाइंड कर रहे हो कि वहाँ पे कोई मैल प्रैक्टिस चल रहा है या किसी तरह का कोई इनजस्टिस आपके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शांति से बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो और बगल में कुछ और चल रहा है। ये ध्यान देना कि कंप्यूटर मोड में भी प्रॉब्लम्स हैं जो आपने देख लिया है कि इस बार किसमें, पोस्ट ऑफिस में देख लिया है। इसका मतलब है कि ऑनलाइन मोड भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको। आ जाओ पोस्ट प्रेफरेंस के मामले में, अगर आप C के लिए एप्लीकेबल हो तभी C भरोगे, नहीं तो नहीं। A आपकी मर्ज़ी, अगर आप पढ़ के एग्ज़ाम दे दोगे तो वो पोस्ट आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन कह रहा है, इसका मतलब है उनकी मर्ज़ी भी लागू होगी इसमें। आप उसमें नहीं कह सकते मुझे क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो डिज़ायरेबल है। अगर उनके पास सफिशिएंट कैंडिडेट उस डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन का मिल जाएगा तो फिर आपको कंसिडर वो नहीं करेगा, एंड दैट्स देयर विश। इसे डिज़ायरेबल कहा मैंने, आपको एसेंशियल नहीं कहा है। अगर स्केल के हिसाब से चलोगे तो मैं कहूँगी कि सीधा सबसे पहला A आप पोस्ट भरोगे, 4800 स्केल का है। उसके बाद B भरोगे, अगर आप C के लिए एलिजिबल है तब C भरोगे, और नहीं तो D भर दोगे सीधा, यानी ABCD, नहीं तो ABD पहला। दूसरा, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जिसको मैं कभी कभी कहती हूँ कि अपने आप को इमेजिन करो ना इंस्पेक्टर के वर्दी में, ठीक है, उसके बाद और जोश आएगा आप में, कितने सुंदर लगोगे, सोचो, लंबे चौड़े हो, है ना, और वो इंस्पेक्टर की वर्दी में। इसीलिए मैं कभी भी इनकम टैक्स के प्रति है ना, ठीक है, इनकम टैक्स आप, मैं जानती हूँ क्यों पसंद करते हो, ये भी मैं समझती हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ज़्यादा रुझान प्रिवेंटिव की तरफ होता है और एक्सरसाइज की तरफ होता है, क्योंकि आप लोग जो सुंदर सुंदर चेहरे दिखते हैं ना मुझे, मैं उसको उसी में इमेजिन करके खुश हो जाती हूँ कि कितना अच्छा लगेगा। और सही में कई बार ये फीलिंग होती है, आए दिन तो हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ तो पंगा होता ही रहता है, ठीक है। तो जो सब इंस्पेक्टर्स भी आते हैं ना तो वो भी अपने स्टूडेंट निकल जाते हैं, ठीक है, तो उनको उस यूनिफॉर्म में देख के मैं भी खुश हो जाती हूँ, वो भी मुझे मिलकर खुश हो जाता है, चलो केस के बहाने मैडम मुलाकात तो हो गई, ठीक है। तो आप लोग भी, मैं जानती हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाओगे तो प्यार से ही आओगे कि मैम मिलने आए हैं, जाने से पहले एक नोटिस थमा जाते हो, मैं जानती हूँ क्यों मिलने आया है, ठीक है। तो एनीवे
डजेंट मैटर, क्योंकि अगर आप लोग हैं तो मुझे तो टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप लोग वहाँ हो तो। सो बताओ गलत बोल रही हूँ क्या? कुछ लोग कहते हैं कि पहले तो मुझे बनने दीजिए, फिर सबसे पहला तो मैं छापा यहीं मारूंगा। सो द फर्स्ट इज ए बी डी, अगर सी के लिए एलिजिबल हो तो ए बी सी डी। सेकेंड, अगर आप इंस्पेक्टर पोस्ट में आप इंटरेस्टेड हो और आप ए को ऑप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि ए के लिए अलग से पेपर देना पड़ेगा, आपको पता ही है, तो आप लोग सीधा बी करोगे। सी के एलिजिबल हो तो ठीक है, नहीं तो सीधा बी और डी कर दोगे, नहीं तो बी सी डी कर दोगे। अगर कहोगे ठीक है पता नहीं शायद उस समय तैयारी हो जाए ए का, तो आप बी के बाद ए डाल सकते हो। तो इसीलिए जो लोग इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड होते हैं ना, वो लोग बी से ऑप्ट करते हैं। अगर ए के लिए तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ दो, तो फिर आप बी और डी डालोगे। डी में एक पोस्ट है सब इंस्पेक्टर का, वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट करता है CBN में जो सब इंस्पेक्टर है, लेकिन 2400 के स्केल का है, इसीलिए स्केल के हिसाब से देखा जाए तो डी को डी में ही रखा जाए, ठीक है, क्योंकि ए का 4800 आपको पता है, बी सारे 4600 वाले हैं, सी जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है उसका 4200 है, और डी वाले जो पोस्ट है सारा 2400 का है, इसीलिए डी को तो आप डी में ही रखोगे। अब आप ध्यान दो क्या, ए के लिए अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो सबसे अच्छी बात है ए बी और डी डालोगे। अगर ए के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, मन है एग्ज़ाम देने का, तो आप फिर भी ए बी और डी डालोगे। अगर आप एग्ज़ाम उस समय छोड़ दोगे तो ए के लिए आप एलिजिबल नहीं रह जाओगे। उसके बाद इंस्पेक्टर पोस्ट ज़्यादा प्रेफर करते हो तो बी से शुरू करोगे, ठीक है। सी के लिए एलिजिबल हो तो ठीक है, नहीं हो तो सीधा बी और डी। समझ में आ गया? क्लियर? ध्यान रखना, अभी आप लोग बहुत अच्छे स्टेज पे हो, क्योंकि आप लोग इस बार कंफ्यूज नहीं कर रहा, क्योंकि उन लोग समझ गया कि जो उस समय भरवाते हैं ना पोस्ट प्रेफरेंस, हर बच्चा लिटरली मुझे लगता है अराउंड 100% स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, फिर से भरते हैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि इस बार आपको सिर्फ बोल रहे हैं कि देख लो, वो स्केल के हिसाब से 4 ग्रुप में बांट दिया है इस बार बस, ठीक है। अब आ जाओ कि अगर हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे तो कैसे करें। इसके लिए मैं तो चाहूँगी कि बस मैं इनवाइट करूँगी सर को। उसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ कि एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने के लिए अब आपको दिल्ली में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप चाहो तो अपने सिटी में चले जाओ, घर का खाना मिलेगा, माँ के खाने हाथ के खाने का बात ही कुछ और होता है। नहीं, वो इम्पोर्टेंस तब समझते हो जब आपको मेस का की ठंडी रोटी मिलती है ना, तब एहसास होता है कि घर में क्या मिलता था। नहीं, क्योंकि मैं भी जब स्कूल जाती थी ना तो बड़ा इरिटेशन होता था, यार रोज़ रोज़ पराठा भुजिया बना के दे देती है मैम, और जब दिल्ली आई तो एहसास हुआ कि यार उसमें कितना टेस्ट था, ठीक है। तो मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसी कंडीशन में रह चुकी हूँ। सो वी विल बी कमिंग टू योर सिटी, सो यू कैन सिट इन योर सिटी एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। अगर आप स्ट्रेट अवे एक रिवाइज करना चाहते हो तो किसी भी टारगेटेड बैच में चले जा सकते हो। अगर आप टेस्ट दे रहे हो, महसूस होता है कि नहीं मुझे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो हम लोग हर टारगेट बैच में हम लोग उस सब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने खोल रखा है कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी एडमिशन ले सकते हो। इसीलिए स्पेशल बैचेस इंग्लिश का भी चल रहा है, मैथ्स का भी चल रहा है, और जनरल स्टडीज़ और रीजनिंग चारों का स्पेशल बैचेस चल रहा है। मेरा एक एडवांस मैथ्स का नया बुक आ रहा है, उस नए बुक में एडवांस मैथ्स में, हालांकि हमारे बहुत सारे विचारों को लोग चोरी करते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा कमाने की होती है। तो उनकी इच्छा जो कमाने की होती है तो क्या करते हैं कि बोलते हैं बच्चों को फिर से किताब खरीदो, अब ये कोड आएगा, उस कोड को आप पता नहीं क्या करोगे। ठीक है, अरे जो खरीद लिया कल वो क्या करेगा बेचारा, वो तो ठगा गया, अब वो लौटाएगा तो लौटाए भी नहीं सकता है, तो फिर से खरीदो। अच्छा खरीद भी लिया तो बेचारे ने बहुत आके तसल्ली से उसको QR कोड को स्कैन किया, पता चला कि मात्र 35 क्वेश्चन का वीडियो, बाकी तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ठगे से महसूस करते हैं बच्चे। मेरा जो एडवांस मैथ्स का बुक है वो रिलीज़ होने वाला है, मुझे लगता है 1 सप्ताह में आ जाएगा, और उस बुक का कंप्लीट जो सॉल्यूशन होगा थ्रू डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक मेथड्स, वो एक एक चैप्टर लोड होता चला जाएगा हमारे केडी कैंपस के चैनल में जो YouTube में है। आपको सिर्फ उस चैनल में जाकर टाइप करना पड़ेगा, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस टाइप 1, स्ट्रेट अवे कंप्लीट वो वीडियो आ जाएगा। टाइप 1 का मतलब उसमें 15 क्वेश्चन अगर है टाइप 1 में, या 20 क्वेश्चन है, तो वो पूरा कंप्लीट एक साथ वीडियो चल जाएगा। इसीलिए
आप जो बुक आज खरीदोगे 1 साल के बाद भी वही बुक काम आएगा। उसमें हम कुछ रिफाइन करके फिर से आपको ठगने की मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि जैसे मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आपको जो मैंने स्पेशल बैच में पढ़ा दिया वही चीज़ है जो बाद में भी पढ़ोगे। हाँ, मेंस के समय पैसा देने की इच्छा तो दे देना, पैसा किसको आता वो खराब लगता है, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको ठगने की कोशिश नहीं करूँगी। आपको जो बुक्स हम दे रहे हैं अभी जो मैंने एडवांस मैथ से शुरू कर रही हूँ, जो बुक दे रही हूँ वही बुक आगे भी काम आएगा। मैं सिर्फ फेसबुक में, जैसे आप मुझे फॉलो किए हो ही, फेसबुक में आप देख सकते हो जब भी किसी का वीडियो डालूंगी मैं स्ट्रेट अवे उसी में बता दूंगी या उसी से वीडियो लोड कर दूंगी, फिर आप देख सकते हो चैप्टर वाइज सारा वीडियो लोड होता चला जाएगा। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 इंग्लिश का मोर देन सफिशिएंट है। इंग्लिश मैं पढ़ाती हूँ, मुझे पता है मैं क्या कंटेंट दे रही हूँ, इसीलिए उसके ऊपर कुछ नहीं इंग्लिश में। अगर आप क्लास कर रहे हो, टीचर्स आपको अपडेटेड क्वेश्चंस देता है क्लास में, इसीलिए क्लास कर रहे हो तो ठीक है। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा कोई दूसरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 42 सेट्स आए थे CGL में और 72 सेट्स आए थे CHSL में। 37 सेट्स उसमें से 42 का 37 सेट्स का हमारे पास क्वेश्चन पेपर उस समय आया था। जो 37 सेट्स आपके सब सेंटर्स में, सारे बुक स्टॉल्स में और हमारे आउटलेट में भी मिल रहा है, वो 37 सेट्स लेके प्रैक्टिस कर लो। 72 सेट्स का बेसिकली मैंने थोड़ा सा इसलिए रोका क्योंकि उसका पूरा प्रूफ रीडिंग, क्योंकि उसका मैंने पूरा सोल्यूशन बना लिया, उसका पूरा प्रूफ रीडिंग मैं कर रही हूँ। और जो हमारा पब्लिकेशन है ना, इसमें एक पंगा एक ही होता है कि बुक्स बहुत स्लोली आते हैं। स्लोली इसलिए आते हैं क्योंकि मेरी एक गंदी आदत है कि कोई भी बुक निकालना उसके पहले खुद बैठ जाती हूँ प्रूफ रीडिंग करने के लिए। और प्रूफ रीडिंग की इतनी गंदी आदत है कि कहीं ना कहीं तो बेचारे लोग बहुत अच्छा काम करके देते हैं कि मैडम इसमें गलती नहीं ढूंढ पाएंगे, और फर्स्ट पेज में मैं 10 गलतियाँ ढूंढ के रख देती हूँ। तो इसीलिए CHSL का जो 72 सेट्स है उसका GS का आ चुका है, लेकिन इंग्लिश का अभी मैं प्रूफ रीडिंग कर रही हूँ। विद इन 10 डेज वो छपने चला जाएगा। मुझे लगता है 15 to 20 डेज में वो मार्केट में आ जाएगा। तो CHSL का 72 सेट्स जो है वो भी आपको हेल्प करेगा। ध्यान दीजिएगा, मैथ्स में एक ही पैटर्न पे क्वेश्चंस होते हैं, है ना, तो इसीलिए उसमें बहुत आपको प्ले करने का मौका नहीं मिलता रीजनिंग और मैथ्स में, क्योंकि उसमें सिर्फ डिजिट्स चेंज करते हैं। लेकिन जरा इंग्लिश का क्वेश्चंस देखना, सही में इंग्लिश में SSC वाले मेहनत कर रहे हैं। और आपको बता दें, इंग्लिश इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि आप नॉर्थ के जो लोग हैं ना, आप लोग सोचते हो ना कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, महसूस करते हो शर्मिंदा थोड़ा सा। आपको बता दें, जब साउथ इंडिया जाओगे ना तो आपकी जो यही टूटी फूटी इंग्लिश है ना, बस वही जान बचाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर या तो रीजनल लैंग्वेज बोलोगे या तो इंग्लिश, हिंदी तो कोई बर्दाश्त ही नहीं करता उधर, ठीक है। और ये इसके अलावा ध्यान रखना कि जो 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप उस सेक्शंस में चले जाओ ना, जिस सेक्शंस को महसूस होता है कि हम जल्दी कर लेंगे। और क्वेश्चंस हमेशा जो पेपर अटेम्प्ट करने का भी तरीका होता है ना, जैसे मैं मानती हूँ कि रीजनिंग पहले कर ले तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना, आता है मुझे, क्योंकि कॉमन सेंस रीजनिंग है। तो पहले रीजनिंग कर ले, उसके बाद GS और इंग्लिश में चले जाए, क्योंकि उन दोनों में तो बस जितना आता है उतना ही आएगा, उसके आगे क्या कर लोगे, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो नेगेटिव मार्किंग में ही जाएगा, ये फीलिंग होती है। और वो क्वेश्चंस को छोड़ते चले जाओ जिसमें आपको महसूस होता है टाइम ज़्यादा लेने वाला है। मेरा मानना है कि आप लास्ट में जब मैथ्स भी करते हो तो उन क्वेश्चंस को भी छोड़ते जाओ जिसमें आपको लग रहा है कि अभी काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप अगर 100 नंबर क्वेश्चन तक पहुँच गए, इसका मतलब आपने टाइम मैनेज कर लिया, आपने उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया जो आपको छोड़ना चाहिए था। 100 तक पहुंच गए, टाइम हमारे पास बचा हुआ है, तब वापस जो छोड़े हुए क्वेश्चन है या जिसको आपने सस्पेंस पर रखा हुआ है, जो अलग कलर हो जाता है, उसको फिर अटेम्प्ट करना शुरू करो, तो आप क्वालिफाई बड़े आराम से करोगे। और मेरा मानना है कि बढ़त आपको प्री में लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्री का बढ़त जो होता है आपको मेंस के बाद बहुत काम आता है। इस बार जब Tier 3 का रिजल्ट आ जाए तब समझ में आएगा हमें कि Tier 3 में किस तरह से मार्किंग हो रही है, क्योंकि CHSL में तो बंटाधार किया हुआ था। Tier 3 जो उसका Tier 2 हुआ था डिस्क्रिप्टिव, उसमें पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हिंदी वाले खुश थे और इंग्लिश का जिसने करेक्शन किया वो अपनी वाइफ से लड़ाई करके आया करेक्शन करने को, पता नहीं
अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को उन्होंने खराब मार्क्स दिया हुआ है। तो लेट मी सी कि इस बार टियर 3 का क्या रहता है मार्किंग, उसके क्योंकि पहली बार है ना, अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या रहेगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। सो एग्जाम में ध्यान रखना रीजनिंग, देन जीएस इंग्लिश, और उसके बाद मैथ्स, क्योंकि मैथ्स आपका सबसे ज़्यादा समय लेगा क्योंकि कैलकुलेशन इसमें होता है। और किसी भी तरह का कोई गाइडेंस अगर चाहिए आपको तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा। हाँ, ये मत पूछना कट ऑफ कितना होगा, ठीक है, अब यार नहीं पता, कट ऑफ देखते हो कैसे भागता है, इसलिए ये सब क्वेश्चंस मत पूछो। अगर कोई जेन्युइन क्वेरी होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर पता है आपको 8860333003। इतने आसानी से कोई लड़की देती नंबर, बताओ? आप लोग को रॉन्ग नंबर देती है, उसे घर खुश हो जाते हो, घर जाके मिलाते हो, पता चलता है रॉन्ग है, ठग भी, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से तैयारी करो, आई एम देयर फॉर यू। लेकिन प्रिपरेशन में मैं चाहूँगी कि एक एक्सपर्ट गाइडेंस, आप आए हो इतने दूर, एक्सपर्ट गाइडेंस लेके जाओ। सो आई इनवाइट सर गौतम पुरी जी टू कम ऑन स्टेज। Thank you. Okay. मैं ये सोच रहा हूँ कि सब कुछ तो मैम ने बोल दिया, मेरे बोलने के लिए क्या बचा है। काफी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारे विचार काफी मिलते जुलते हैं। जैसे मैं शुरू करता हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, रीजनिंग कराता हूँ, लेकिन जो भी मेरे पास बच्चे आते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, एप्टीट्यूड वाले, चाहे एसएससी है, बैंक है, एमबीए का है, लॉ का है, कोई भी है, मैं उनसे एक चीज हमेशा बोलता हूं, इन सब पेपर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इंग्लिश है, मैथ्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है। उसका कारण है, एक बात बताओ कि स्कूल कॉलेज के एग्जाम के 3 घंटे में क्या करते हो तुम? दिए ना तुमने 5 मिनट हो गए, 3 घंटा क्या किया तुमने? 3 में से 3.25 घंटा जो रात भर रट्टा मारा था, उबला था, देखा था आपने। 3 में से 3.25 घंटे आप लोग लिखते हो इन पेपर्स में जो स्कूल और कॉलेज में दिए थे। ये पेपर कितने घंटे का है? 1 घंटे का है। चलो 1 घंटे में से कितने मिनट आपको लिखना है, कितने मिनट पढ़ना है? एकदम उल्टा हो जाता है। जितने एप्टीट्यूड टेस्ट हैं उसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए, और रीडिंग हैबिट अच्छी है तो अंग्रेजी तो अपने आप अच्छी हो जाती है। अगर आप पढ़ने की आदत डालते हो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट कभी मुश्किल नहीं होता। मैंने बहुत ही कम एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी की है। मेरी तैयारी होती थी पेपर देना, वो इसलिए होता था क्योंकि मैथ्स थोड़ी बहुत खुद आती थी, इंग्लिश पढ़ने की बचपन से आदत थी, तो चाहे वो वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, समझ आ जाता था। एंड अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो आप पेपर आसानी से कंप्लीट कर लोगे। रीडिंग स्पीड अच्छी है, चाहे रीजनिंग का सवाल है, चाहे मैथ्स का है, चाहे इंग्लिश का, जल्दी पढ़ के आगे निकल जाओगे। तो पहली चीज मैं यही बोलूंगा, जो मैम ने ही बोला था, इंग्लिश क्रिटिकल है, उसको इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। हम लोग को जिनको मैथ्स आती है ना, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, मैथ्स तो करते जाते हैं, दबा के करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? रीजनिंग करेंगे। क्यों? वो भी मैथ का रिश्तेदार है, और नहीं मैथमेटिकल एनालिटिकल रीजनिंग करेंगे, वर्बल रीजनिंग नहीं करेंगे। उसके बाद आएगी बारी किसकी? जीके की। यानी जो चीज नहीं आती है उसको ध्यान ही नहीं देते हैं, इसलिए अगला पेपर फिर से लेने पाए जाते हैं। ठीक है। सो पहली चीज मैं हमेशा ये बोलूंगा कि कुछ भी हो, जो चीज कम आती है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, जो आती है उसको ध्यान देना है। मगर जो कम आती है, जहां पे कमजोरी है, एंड ज्यादातर मैंने देखा है रीडिंग या इंग्लिश की कमजोरी रहती है, तो वो प्रायोरिटी 1 नहीं होनी चाहिए है। दूसरी चीज जो मैम ने ही बोला था, और मेरा भी फेवरेट तकिया कलाम है वहां पे, हम लोग जो है मटेरियल के पीछे भागते हैं, और मटेरियल मिल जाए। और जब से कंप्यूटर आ गए हैं, सॉफ्ट कॉपी तो बहुत अच्छी है, फाइल में डाला, कंप्यूटर में रखा, फोन पे रखा, भूल गए। उसके बाद हम लोग मटेरियल इकट्ठा करने की आदत बना रखी है हमने, मटेरियल करते नहीं है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, जो बेसिक मटेरियल दिया आपको, सबसे पहले वो अच्छी तरह करना है, उसके बाद एक्चुअल पेपर करने हैं। एंड एसएससी तो बहुत अच्छी चीज है, इतने सारे एक्चुअल पेपर आपको उसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 42 पेपर पिछले बार के 37 मैम ने आपको दे दिए हैं, पहले वो 37 तो निपटाओ, उसके बाद कुछ और देखोगे।
ठीक है। तो आपका काम हमेशा रहता है जो बेसिक मटेरियल जो आपको मिला है उसको कंप्लीट करना है, उसको अच्छी तरह से करना है, उसमें जो मुश्किल सवाल है उनको हाईलाइट करना है, बुकमार्क करना है और उनको रिवाइज करना है। स्कूल में अगर जाते हैं तो हमारे होते थे मंथली टेस्ट होता था, हाफ ईयरली होता था, क्वार्टरली होता था, तो कोई भी टॉपिक हम चार्ज के बाद कर लेते थे। यहाँ पे हम एक टॉपिक करते हैं, सवाल करते हैं, भूल जाते हैं। रिवीजन चाहिए है। रिवीजन का मतलब जो भी मुश्किल सवाल थे आपके उनको बार बार देखना है, उनको फिर से सॉल्व करना है, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार उनको फिर से करना है। एक और चीज जो मैम ने बोली थी अबाउट टाइम मैनेजमेंट। पेपर में मैम ने बोला था सवाल छोड़ने की बात की थी। क्यों मुश्किल होता है सवाल छोड़ना? लगता है कि हो जाएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है ना भैया। पहली चीज ये ध्यान रखो, लाइन वहां मारी जाती है जहां कुछ उम्मीद हो, नहीं तो चप्पल खाने को मिलती है। अगली चीज आजकल तो खैर कोई भी किसी को भी लाइन मार सकता है, लेकिन जहां बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुद्दे की बात पे अगर आते हैं, पेपर में हमको सवाल इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है कुछ आता है, कोशिश करते हैं शायद हो जाएगा, उस चक्कर में टाइम बर्बाद हो जाता है। जहां पे थोड़ा सा भी डाउट है कि आता है कि नहीं आता, छोड़ो अगले पे जाओ। एंड सबसे ज्यादा टाइम वेस्टेज होता है मैथ्स में, उससे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है रीजनिंग में। इन दो सेक्शन में हमेशा ख्याल रखना होता है कि आता है तो मार्क करोगे, नहीं आता तो नहीं मार्क करोगे। छोड़ो, टाइम मत बर्बाद करो, सवाल पढ़ोगे, 100% श्योरिटी है, मालूम है कैसे करना और मालूम है कि बहुत जल्दी 1 से 1.5 मिनट में हो जाएगा, कर लो। थोड़ा सा भी डाउट है कि टाइम ज्यादा खाएगा या फिर नहीं होगा, छोड़ दो, टाइम बचेगा इनमें। आप ही देख सकते हो कि हर सवाल के एक ही जितने नंबर है, आपको मुश्किल सवाल देने के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं, इसलिए उस पर कभी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो ये 2-4 चीजें हैं जो मेरे ख्याल से आपको हमेशा याद रखना है। एंड पेपर में सबसे क्रिटिकल यही रहता है, जो आती है चीज उसको करना है, जो नहीं आती है छोड़ देना है। इसके अलावा जो है काफी चीजें होती हैं। हम शॉर्टकट की बात करते हैं, शॉर्टकट आने को भूल जाते हैं, इनको भूल जाते हैं वो इसलिए भूलते हैं क्योंकि अगेन मैं पुरानी चीज कह रहा हूं, रिवीजन नहीं की हमने। तो रिवीजन पे प्रिपरेशन के दौरान खास ख्याल रखना है। जहां तक प्रिपरेशन का सवाल है, आपको काफी चीजें और भी अपनी क्लासेस में टीचर से, मैम से मिलती रहेंगी, तो मैं उस पर और ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं खाली 2 चीज बोलना चाहूंगा कि ये E10 KD कैंपस करियर लॉन्चर टाई अप के बारे में जो मैम ने भी बोला है, पर्पस वही है जो मैम ने बोला है। क्या हम सब जगह अच्छे फैकल्टी, टॉप फैकल्टी लेके जा सकते हैं? क्योंकि आप इतने जने यहाँ पे आए हैं बाहर से, आपसे ज्यादा तादाद के बच्चे होंगे जो नहीं आ पाए, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, घर की मजबूरी की वजह से तैयारी के लिए नहीं आ पाते हैं। एंड E10 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से हम अच्छा फैकल्टी, टॉप फैकल्टी आप अपने शहर में ही नीतू मैम से ही पढ़ सकते हैं। तो एक तरह से बर्थडे का लिंक है, गिफ्ट आप लोग को मिल रहा है। तो कोशिश यही है हमारी कि जहां पे भी हैं, ऑलरेडी हमने कोई 60 शहरों में खोल दिए सेंटर्स। 5 जून से बैचेस चालू हो जाएंगे। एंड जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे आके पढ़िए, जो आप नहीं आ सकते या आपके जान पहचान के हैं उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है अच्छी तैयारी करके, अच्छे फैकल्टी से, अच्छे प्लान के साथ जोड़ के तैयारी करने की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इतना ही कहना चाहूंगा मैं। ये एक मेरे पास क्वेरी आया भी व्हाट्सएप में कि डिफरेंट पोस्ट के डिटेल्स बता दीजिए। देखो, डिफरेंट पोस्ट का डिटेल ऑलरेडी हम बना चुके हैं कि किस में क्या प्रमोशन के चांसेस हैं, वो किस तरह का जॉब है,
तो वो पूरा कंप्लीट डिटेल को जो बुकलेट फॉर्म में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, वो आउटलेट वगैरह में रखवा दूंगी। काफ़ी अच्छा खासा बुकलेट हो जाएगा, क्योंकि अगर हर पोस्ट के बारे में हम डिटेल्स के बारे में देंगे तो वो बन चुका है। तो वो अभी डिस्कशन करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि उस समय होना है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में। दूसरी बात है कि जो टेस्ट आप लोग ऑनलाइन दे रहे हो, आपका फैसिलिटी है, आप ऑनलाइन टेस्ट घर में बैठ के दे सकते हो। आज क्योंकि वो जो रैंसम कुछ आया हुआ है, तो उसके कारण आज अमेज़न ने प्रॉब्लम कर दिया है। आज उन लोग का सॉफ्टवेयर सर्वर डाउन है कुछ है, तो आज खाली प्रॉब्लम हुआ है। अदरवाइज़ हमारा कंप्यूटर लैब और घर से भी आप दोनों जगह से दे सकते हो एग्ज़ाम। कंप्यूटर लैब से दोगे तो थोड़ा इन्वायरमेंट आपका माहौल वैसा ही रहेगा। बहुत नॉमिनल चार्जेस में हमने उसको खोल दिया है, ठीक है। दूसरा है कि अभी जो मैंने डिस्कशन किया है आपसे, वो ऑलरेडी फेसबुक में लाइव कर दिया गया है आपको, और अगर फिर से समझना है तो देख सकते हो, नहीं तो उसको बहुत शॉर्ट में 4 पेज में मैं कल तक उसको फेसबुक में लोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। नहीं, फॉर्म फिलिंग का मैंने बता दिया, एक्सपर्ट गाइडेंस आप लोग को मिल जाएगा कंप्यूटर लैब में, वो आप लोग वहाँ जा सकते हो। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से तैयारी करिए।